तो सर आपने 12th बोर्ड का तो पेपर आउट कर दिया, अब बारी जेईई मेन की है। अगर आप थोड़ा सा मुझे ये बता दें कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस बार जेईई मेन के अप्रैल अटेम्प्ट में आएगा तो हमारा मजा आ जाएगा। और जैसा कि तुम सबको पता है कि हम रिसर्च में कितना ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो देख सकते हो कि तुम्हारे पास पूरी की पूरी एक पीडीएफ आने वाली है। इसमें देख लो कितना रिसर्च लगा, सारा कुछ, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन में आने वाला है, कौन सा टॉपिक आने वाला है, किस पे स्टार, सब कुछ लगा दिया है। तो वीडियो को पूरा इम्तिमान से देखना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैथ्स और फिजिक्स का भी ऐसा ही वीडियो आने वाला है। तो ये पीडीएफ तुमको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल और सब जगह पे। तो एक बार वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज पेन और पेपर लेकर के बैठो, ताकि जितना भी चीज बोलूं अगर तुमने इन सारी चीजों को कर लिया तो डेफिनेटली तुम्हारे इस पेपर में 90 आउट ऑफ 100 आएंगे। और अगर इतने नंबर आ जाते हैं तो तुम्हारे 99.9 परसेंटाइल के आसपास, इनफैक्ट 100 परसेंटाइल भी आ सकता है, क्योंकि जेईई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में 75 नंबर पे 99 परसेंटाइल आ गया। और मैं इसकी गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख करके सब कुछ फॉलो करते हो तो आपके 90 नंबर तो डेफिनेटली आएंगे, और जो बच्चा बहुत तेज है उसके तो 100 आउट ऑफ 100 ही आएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात सबको पता है भाई कि केमिस्ट्री से शुरुआत क्यों किया गया। बिकॉज जो लोग हमें नहीं जानते हैं तो आई एम फाउंडर एंड द केमिस्ट्री फैकल्टी एट क्रैक IIT JS Masters एंड आई एम ऑल्सो द एक्स केमिस्ट्री फैकल्टी एट रेजोनेंस पटना, हैदराबाद एंड कोटा। तो डेफिनेटली जो केमिस्ट्री मेरा एक्सपर्टीज है, और बहुत सारे बच्चों ने वो CBSE के बोर्ड पेपर में देख भी रखा है। ठीक है, और डेफिनेटली जो केमिस्ट्री होता है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, और मैक्सिमम बच्चे जो जेईई का एग्जाम दे रहे होते हैं उन सबका फेवरेट तो नहीं बोल सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कोई पार्ट होता है तो दैट इज केमिस्ट्री। ठीक है, अब केमिस्ट्री का अगर वेटेज की बात करें तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 40% होता है, और यही वो पार्ट होता है जो सबसे ज्यादा आपको टफ लग सकता है। फिजिकल केमिस्ट्री 30% होता है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 20% होता है। कभी ये इस तरफ चला जाता है, कभी ये इस तरफ चला जाता है, बट मोटा मोटी आइडिया ले सकते हो। देखो जेईई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट में इतने सारे शिफ्ट होने वाले हैं, तो कोई भी टॉपिक को छोड़ करके जाना डेफिनेटली बेवकूफी होगी। तो मैंने भी कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं किया है, जो जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है वो मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं वो मेरे जो ऐप है उस पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आपने कोई भी क्रैश कोर्स वगैरह देख लेना, क्रैश कोर्स नहीं लेना, एक मेंटरशिप चल रहा है, काफी नॉमिनल रेट है, चाहो तो उस पर से भी ले सकते हो। सारे शॉर्ट नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स जो 100 परसेंटाइलर सारे फॉलो कर रहे हैं वो आप ले सकते हो। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस एंड उसके कन्वर्जन वाला पार्ट मैंने CBSE बोर्ड के टाइम पे भी बताया था, तो वो भी तुम ऐप पे अवेलेबल है। उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQs, ये तो सब टॉपिक्स है। अब तुम्हें PYQs भी जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट उठ करके आ जाएगा, तो अगर वो वाला भी लेना है तो आप ऐप को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स है, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, हम इधर आ जाते हैं ताकि आपको सब कुछ इधर दिखता चला जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री के पेपर में टफ वाला पार्ट कितना आता है। 5% आता है, इजी 65% होता है, मॉडरेट 30% होता है। ये मैं एक एवरेज बच्चे के नजरिए से बता रहा हूं। अगर आप टॉपर हो तो डेफिनेटली आपको पूरा का पूरा पेपर ही आसान लगेगा, 5 से 10% ही आपको डेफिनेटली हार्ड लगेगा। तो हमारा जो सेफ जोन है वो 30+65 है। इसका मतलब 95% पेपर जो केमिस्ट्री का जेईई मेन का होता है वो सॉल्वेबल होता है। ठीक है, अब हम देखो इधर चैप्टर लिखा हुआ है 2021 से 2025 के बीच में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अप्रैल अटेम्प्ट में आने की प्रेडिक्शन कितनी है। जल्दी जल्दी करूंगा। जीओसी सबसे हाई वेटेड टॉपिक है, 255 क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, इस बार 2 क्वेश्चन आ सकता है। देन केमिकल बॉन्डिंग 202, कोऑर्डिनेशन जिसपे स्टार लगा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 192 देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन डीएनए ब्लॉक, आप पॉज करके देख लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, मोल कॉन्सेप्ट, बाई मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट, केमिकल काइनेटिक्स, एल्डिहाइड कीटोन, हेलो अल्केन्स एंड हेलोरीन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कमाल का इंपॉर्टेंट टॉपिक, अल्कोहल फिनॉल ईथर आप देख सकते हैं, रिडॉक्स, आयनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो, सॉल्ट एनालिसिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो, IUPAC से कभी काल क्वेश्चन आता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस ऑर्गेनिक अगर आता है तो उसको भी अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री कमाल का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जेईई 2025 में वो कौन से टॉपिक्स थे जिनसे भर भर के क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देन मोल कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, हाइड्रोकार्बन हमेशा आता है, देन केमिकल बॉन्डिंग सबको पता है, बॉस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, DF ब्लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ब्लॉक केमिस्ट्री में सिर्फ DNF ब्लॉक ही इंपॉर्टेंट है, देन GOC इंपॉर्टेंट है भाई, इस बार फिर से क्वेश्चन आएगा, थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव, इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, देन केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये तो रहे वो टॉपिक्स जिनको आपको सबसे पहले करना चाहिए, बिकॉज इससे अभी ट्रेंड ज्यादा है क्वेश्चंस पूछने का। अब हम सब टॉपिक्स में घुसते हैं, ये चीट शीट होगा कि आपको ये वाले टॉपिक बिल्कुल भी नहीं स्किप करना। अगर आपने कोई भी टॉपिक इसमें से नहीं पढ़ा है तो अभी के अभी कॉपी कलम उठाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। मैं GOC से स्टार्ट करता हूं, जिसपे स्टार लगा हुआ है इसका मतलब वो अत्यंत आवश्यक है, और जिसपे नहीं लगा वो भी आप पढ़ सकते हो। एसिडिक बेसिक
क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। एरोमेटिसिटी इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस एंड कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट पता होना ही चाहिए। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात करें, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्नर थ्योरी ठीक ठाक है, आईपेक ठीक है। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल हार्ड लगता है बच्चों को, छोड़ सकते हो। टाइप्स ऑफ लिगेंड, मोनोडेंडेंट, बाइडेंडेंट, ट्राइडेंडेंट, हेक्साडेंडेंट, ये सब पता होना चाहिए। नाउ केमिकल बॉन्डिंग में सबको पता है, एमओटी पता होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन निकालना एमओटी से पता होना चाहिए, राइट। होमो, लूमो, ये सब पता होना चाहिए। देन शेप्स एंड हाइब्रिडाइजेशन थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, खास करके न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में। डाइपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बट आसान है। वीबीटी भी पढ़ सकते हो। बैक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीएफ3 के केस में। एंड फायंस रूल इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज बोलूंगा कि पी ब्लॉक वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, क्वांटम नंबर्स वाला जो पार्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कमाल का क्वेश्चन कल ही मैंने करवाया, वो भी पूछा जाता है। बोर मॉडल तो सबको ही पता होता है। कमिंग टू हाइड्रोकार्बन बात करें तो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, ओएम डीएम इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सिन एडिशन, एंटी एडिशन, ओजोन एनालिसिस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव, एनबीएस फ्री रेडिकल, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबको पता है, आसान होता है, पूछा जाता है। देन केमिकल काइनेटिक्स में बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ वगैरह के कैलकुलेशंस चेक कर लेना। सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर भी कभी काल पूछ लेते हैं। एंड अरेनियस इक्वेशन अगेन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर तो उसमें नस्ट इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, कोलराउच लॉ हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हो गया और फैराडे लॉ के भी क्वेश्चंस आते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में बात करें तो लिमिटिंग रिएजेंट के एप्लीकेशंस आपको पता होना चाहिए। पीओएसी मतलब ऑप्शनल है, कोई खास नहीं, आपको सबको पता है। अगर बैलेंसिंग नहीं आता है तब हम पीओएसी का यूज करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे कमांड होना चाहिए, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। देन डीएनएफ ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है KMnO4 एंड K2Cr2O7। लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन इंपॉर्टेंट है एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथेनाइड एंड एक्टिनोइड्स के पता होने चाहिए। अगेन इंडस्ट्रियल कंपाउंड इंपॉर्टेंट होता है। देन हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स की बात करें, SN1 SN2 इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेसिकली आता है। रेसिमाइजेशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है। नेम रिएक्शन की बात करते हैं, वुज रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन, सेटजेव रूल, हॉफमैन रूल, है ना, मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक, एलिमिनेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करें तो उसमें कॉल्वेज रिएक्शन हो गया, राइमर टाइमन हो गया, विलियमसन ईथर हो गया, ग्रीनगार्ड रिएजेंट हो गया एंड हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमाइंस में बात करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ निकालना आना चाहिए, जैसे गैसियस स्टेट में क्या होगा, एक्वस फेज में क्या होगा। कार्बिल अमाइन रिएक्शन इंपॉर्टेंट, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डाई एजोनाइजेशन रिएक्शन एंड कपलिंग रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनिलीन की बात करूं तो एसाइलेशन, नाइट्रेशन, मेटा प्रोडक्ट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम जेई में देते थे उस टाइम पे भी एनिलीन का वो जो नाइट्रेशन वाला मेटा प्रोडक्ट होता है वो उस टाइम पे भी पूछा जाता था। बाई मॉलिक्यूल्स की बात करें, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल होता है और बच्चे काफी ज्यादा भागते हैं इससे, बट कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आप करके जाओगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड कम से कम पढ़ लो, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, ये सब करके चले जाना। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन सीबीएसई के एग्जाम में भी आया था, इस बार भी आने के चांसेस है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड, डीएनए, आरएनए, विटामिन डेफिशिएंसीज, देखो बेसिकली जेईई मेंस का पेपर प्रेडिक्ट करना काफी आसान होता है बिकॉज मल्टीपल शिफ्ट पे क्वेश्चंस बनते हैं और इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं तो डेफिनेटली रिपीट ही होता है। तो पीवाईक्यूज अगर आप करके जाते हो तो डेफिनेटली आपके काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। सॉल्यूशन चैप्टर में बात करें, आसान सा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। हेनरीज लॉ एंड राउल्ट्स लॉ इंपॉर्टेंट है। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन ठीक ठाक है। एजियोट्रॉप्स इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया क्वेश्चंस। आरएलवीपी, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीवी, ऑस्मोटिक प्रोसेस, ऑस्मोटिक में अगेन हाइपरटोनिक किसको बोलते हैं, हाइपोटोनिक किसको बोलते हैं, आइसोटोनिक किसको बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस पे भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, ठीक है। कमिंग बैक टू द एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, टॉलेंस रिएजेंट पता होना चाहिए। आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक स्ट्रेंथ पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रेटर देन फिनॉल कैसे होता है। देन कार्बोक्सिलिक एसिड पे कोई ग्रुप लगा दिया, फिनॉल पे कोई ग्रुप लगा दिया एंड देन कंपेयर करा लिया एसिडिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, दोनों पता होना चाहिए। सेल्फ एल्डोल किसको बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल किसको बोलते हैं। एटार्ड रिएक्शन हो गया, गैटरमैन कोच, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वॉल्फ किस्लर रिडक्शन। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें एंड रिएजेंट्स क्या यूज होते हैं बेसिकली। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का, बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, इसमें वर्क कैलकुलेशन पता होना चाहिए आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में खास करके। देन स्पॉन्टेनिटी के कंडीशंस पता होना चाहिए। पिछले सारे सालों का यही ट्रेंड चला है कि हमेशा वो स्पॉन्टेनिटी के कंडीशंस में क्वेश्चन को घुमा देते हैं ऑप्शन को और पूछ लेते हैं। अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है। इंथैल्पी का कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है। गिब्स फ्री एनर्जी पता होना चाहिए आपको। एंट्रोपी कैलकुलेट करना आना चाहिए।
अगर अपन थर्मोकेमिस्ट्री में बात करें तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कॉम्बिनेशन, कंबशन एंड हेस लॉ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इतना तो कम से कम बेयर मिनिमम करना चाहिए। केमिकल एंड आयनिक की बात करूं तो आयनिक हमेशा बच्चों को टफ लगता है, तो आयनिक को आप छोड़ सकते हो, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम आसान होता है, जिसमें ली चैटरियल प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है। केसी और केपी का रिलेशन पता होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, थोड़े बहुत थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ाए जाते हैं कई सारे कोचिंग्स में, तो वो वाला पार्ट अगर आपको ग्राफ वगैरह चीजें आइडिया है कि कब कौन सा ग्राफ बनता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, टेम्परेचर कम करने पे क्या होता है, डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन वहां से फंस सकता है। अगर आयनिक की बात करूं तो पीएच कैलकुलेशन पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड का, वीक बेस का, और फिर मिक्स करके भी जो बनाते हैं वो पीएच को निकालना कम से कम आना ही चाहिए। और पीओएच भी पूछ सकता है, अगर पीएच पता गया तो पीओएच तो आप निकाल ही दोगे। देन केएसपी वाला पार्ट आयनिक में सबसे आसान होता है और क्वेश्चन सबसे ज्यादा वहीं से पूछा जाता है। देन बफर सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हो। हाइड्रोलिसिस वाला केएच का जो फॉर्मूला है उसको आप पता कर सकते हो, और कॉमन आयन इफेक्ट केएसपी के केस में काफी ज्यादा लगा के पूछा जाता है, तो ये आपको आना चाहिए, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट तो आना ही चाहिए। साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम वगैरह उतना ठीक है, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो छोड़ सकते हो। रिडॉक्स रिएक्शन में बात करें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बैलेंस करना आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना आना चाहिए परऑक्सी लिंकेज टाइप वाले में, एंड रिडॉक्स टाइट्रेशन। बेसिकली लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना आना चाहिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अपन कैसे लगा सकते हैं। क्वालिटेटिव और सॉल्ट एनालिसिस की बात करें तो नाइट्रोजन का डिटेक्शन, हैलोजेंस का खास करके, कलर ऑफ कंपाउंड जरूरी नहीं है, इस चैप्टर को सबसे एंड में रखना। देन आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म, बहुत ही स्मॉल चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर, डीयू निकालना आना चाहिए, कीटोन और एल्डिहाइड का नेमिंग लिखना आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर पता होनी चाहिए, एंड अगेन कॉमन नेम्स कुछ कंपाउंड्स के पता होने चाहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बात करें तो मेटामेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव, एनो आइसोमर्स, डाइस्टोमर्स, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, मीजो, रेसिमिक, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पता करो, जब एक स्टीरियो सेंटर है, जब दो स्टीरियो सेंटर है, एंड गॉच एंड एंटीफॉर्म जो लास्ट वाला पार्ट है ऑप्टिकली एक्टिव वाला, उसमें आपको पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज रहता है, बचपन से हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछता आ रहा है, तो वो चेक कर सकते हो। देन आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शंस देख लेना, रेडियस देख लेना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक्सेप्शन देख लेना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो कभी काल ही शायद पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वो सारे टॉपिक्स रहे, सब टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर इन सारे टॉपिक्स को आप कवर करके चले जाते हो तो मेरा विश्वास मानो कि आपके 90 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज फिजिक्स और मैथ का भी मैं डिटेल में लाऊंगा। मुझे लगता नहीं अब कुछ बताने की जरूरत है, सिंपल है। केमिस्ट्री का पेपर सबसे ज्यादा आसान आता है, पेपर में सबसे पहले आपको यही करना है। अब अगले 15 दिनों तक इन सारे टॉपिक्स को देख लो, अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, कई बार कितने सारे सीट्स में इन टॉपिक के भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक्सरसाइज 1 का जो पार्ट 2 होता है ना, अगर मैं रेजोनेंस की सीट की बात करूं, एलन के सीट की बात करूं, तो सब टॉपिक के एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 में आपको टॉपिक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर मान लो जैसे मैंने कोई टॉपिक बोला तो आप जाओ और सीट के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो। तो अगर आप इस तरीके से करते हो तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। केमिस्ट्री का पेपर आसान आने वाला है, थोड़ा बहुत डिमोटिवेट नहीं होना, इधर उधर की बातें नहीं सुननी है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, एंड कुछ भी बच गया हो तो कमेंट में जरूर पूछते हुए जाना, ठीक। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।